अस्सलाम वालेकुम। बस हो गया तूने दुरूद शरीफ पढ़। मैंने दो चीज़ें कही थी डिस्कस करने के लिए। एक स्प्रिंग 22 स्प्रिंग 22 का था क्वेश्चन 5। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, किसी को जहमत हुई हो देखने की? चल ठीक, एक दो भी हैं तो काफी है। इसमें दो पीडीज हैं, दो एसडीज हैं, और चूंकि 2 वे सपोर्ट है तो शुरू में क्या हुआ है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से करना है। और करना क्या है, OAR निकालना है। PD1 का मशीन आवर्स की बेस पे, PD2 का लेबर आवर्स की बेस पे। PD1 के मशीन आवर्स ये दिए में बजटेड, इसके लेबर आवर्स ये बजटेड दिए में। ये हो गया OAR का डिनोमिनेटर। दोनों PDs का OAR निकालना है। तो अब अगला काम क्या, सारे ओवरहेड्स को पहले सब में बांटना है और उसके बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। 8 नंबर, फैक्ट्री रेंट अवेलेबल में से बेस्ट फ्लोर एरिया। तो फैक्ट्री रेंट को इस रेशो में बांट दिया, डन। ये ऐसे ही है, फैक्ट्री एरिया को फ्लोर एरिया की रेशो में बांट दिया फैक्ट्री रेंट को। फ्यूल कॉस्ट वाला पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा था। ये सवाल सिर्फ फ्यूल कॉस्ट का पॉइंट अच्छा है, बाकी बिल्कुल सब सिंपल सा सवाल है। जिन्होंने नहीं भी इस सवाल को करने की जहमत की वो कम से कम ये पॉइंट जरूर समझ लें। फ्यूल कॉस्ट इतनी है, और अगर मजीद आगे इधर अंग्रेजी ना लिखी होती तो ये फ्यूल पावर ये होती है मशीनों की बिजली। किस रेशो में बांटते? मशीन। बिल्कुल ऐसा ही करते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा फ्यूल की कंजम्पशन होगी। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट में, वैसे तो फ्यूल है लेकिन मैं बिजली से समझा देता हूं, पंखा चल रहा है। अच्छा, पंखे के लिए नहीं पावर का बड़ी होता है, मैं सिर्फ पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। पंखा भी एक मशीन है, AC भी एक मशीन है। एक डिपार्टमेंट में पंखा चल रहा 15 घंटे, दूसरे डिपार्टमेंट में AC चल रहा है 2 घंटे, तो पंखे की बिजली ज्यादा लग जाएगी। तो इसलिए मशीन चलना तो ठीक है बेस, लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी की मशीन ज्यादा फ्यूल खाती है तो फिर क्या सिर्फ मशीन आवर्स की रेशो में बांटना ठीक होगा? नहीं। ये पॉइंट लिखा हुआ है नीचे अंग्रेजी कि दोनों डिपार्टमेंट्स की मशीन्स की फ्यूल कंजम्पशन सेम नहीं है। द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन of machines in department A, ये AC, is 50% more than that of machine in department B। इस जुमले का अब फ्यूल को बांटने में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, एक तो इसमें जैसे पीछे वेटेड एवरेज किया हुआ है उस तरह भी कर सकते हैं, और उसी चीज को मैं एक और तरीके से बताता हूं। पीछे सोल्यूशन इसका है ना, वेटेड एवरेज करके काम किया हुआ है, वेटेड मशीन आवर्स। मैं इसका एक और काम यही करूंगा लेकिन एक और तरीके से बोलूंगा इस बात को। हमें यह पता है कि फ्यूल कॉस्ट को बांटना तो मशीन आवर्स की रेशो में अवेलेबल में से, लेकिन मशीन आवर्स की रेशो में अब इसलिए नहीं बांट सकेंगे क्योंकि हर मशीन बराबर फ्यूल नहीं ले रही है। हमें यह तो पता है कि इस डिपार्टमेंट की मशीन इससे 50% ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती है, लेकिन कितना ये नहीं पता। अच्छा चलो, अगर हम अपनी आसानी के लिए ये समझ लें कि 1, अगर ये 1 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती है तो ये मशीन 1.5 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती होगी। 10 लीटर करना है 10 कर लें, अगर ये 10 फ्यूल इस्तेमाल करती है तो ये
15 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती है। ये इस सेंटेंस का मतलब है, ये सेंटेंस का मतलब। तो बस फिर अब इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे कि अगर ए बी डिपार्टमेंट की मशीन जो कि 22,000 घंटे चलेंगी और ये 1 घंटे में 1 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती है, तो डिपार्टमेंट ए सी की मशीन जो कि 12,000 घंटे चलेंगी, ये 1 घंटे में कितना फ्यूल इस्तेमाल, 22,000 है 18। इसकी रेशो में अब हम फ्यूल कॉस्ट को बांटेंगे, इसकी रेशो में बांटेंगे, क्योंकि सिर्फ आर्स की रेशो तब लेते अगर हम ये कह रहे होते हैं कि जितनी ज्यादा देर चलेंगी उतना ज्यादा फ्यूल, तो ये तो तब होता अगर हर मशीन बराबर फ्यूल इस्तेमाल करती। लेकिन अब ये कह दिया कि बराबर नहीं है, अब हमें इसको भी साथ लिफ्ट करानी पड़ी। ये इसमें एक नया पॉइंट था, बाकी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हाँ जी डन। अच्छा जी, एक तो ये डिस्कस करना था, इसके अलावा टेस्ट 3, ये टेस्ट 3 की डिस्कशन कर रहा हूं। टेस्ट 3 में फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक बजट बना हुआ है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं ए और बी, पावर है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन है, फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग मेंटेनेंस। ये इस वक्त बजट बना चुके हुए हैं, लेकिन ये जो बजट बनाया है ये सही नहीं है। यू हैव असर्टेंड दैट फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड, ये सही नहीं है बजट। तो अगर हमने OAR निकालना है तो बजट सही तो हो पहले, तो जो बजट ऊपर दिया हुआ है उसमें ये एडजस्टमेंट्स करनी है, फिर सही बजट बनेगा, फिर ये नॉर्मल सवाल होगा कि पहले पीडीज में खर्चों को बांटेंगे फिर OAR निकलेगा। तो इसमें पहले इस बजट की गलतियां ठीक करनी है, एक बार गलतियां ठीक हो गई फिर ये नॉर्मल सवाल है। अब वो गलतियां क्या हैं, ये जो ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, 8,000 रुपए का मटेरियल टोटल, ए का 3,000 रुपए का और बी का 5,000 रुपए का। बेशक 7 वर्ड इनडायरेक्ट है, लेकिन ये 4,000, ये 3,000, 5,000 रुपए कैसे कैलकुलेट हुए होंगे? मतलब ये 3,000 क्या होगा? 3,000 रुपए का मटेरियल डिपार्टमेंट ए में यूज हुआ, ये 3,000 रुपए कैसे बने होंगे? 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके बने होंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। देखिए लेबर कॉस्ट कैसे बनती है भाई, लेबर कॉस्ट टोटल फिगर कैसे बनती है? आवर्स इनटू रेट ना। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे बनती होगी? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये जो डिपार्टमेंट ए में 3,000 रुपए आ रहा है, ये ऐसे बना होगा कि इसकी कोई क्वांटिटी होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई प्राइस मल्टीप्लाई हुई होगी। जैसे मैं वैसे खुद कह देता हूं कि ये 300 kg है 10 रुपए वाला, कोई स्पेशल मटेरियल होता है सफाई के लिए, 300 किलो डलेगा, 10 रुपए किलो उसका रेट है, तो ऐसे ये 3,000 रुपए बना होगा। इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट बी में 5,000 लिखा हुआ है, ये भी यकीनन कुछ ऐसे ही करके बना होगा। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया ना वो फिर भी जब बैठे हुए तो सुन लें बात। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि ये जो बजट बना हुआ है ठीक नहीं है। एक तो प्राइस को 10% बढ़ा लें, इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों डिपार्टमेंट्स में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, एक तो वो 10% महंगा कर लें, रेट ठीक नहीं डला हुआ। क्या करूं उसमें? ये जो प्राइस यहां इस्तेमाल हुई है इसको 1.1 कर दो, ये जो प्राइस इस्तेमाल हुई है इसको 1.1 कर दो। एक तो प्राइस दोनों डिपार्टमेंट के लिए बढ़ा दें, इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर बोथ डिपार्टमेंट्स। जबकि ये जो क्वांटिटी है डिपार्टमेंट बी की, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जाग रहे भाई? मैंने ना ये मैंने 300 और 10 ऐसे खुद ही बनाया है। चलो इस बी को भी मैं ऐसी खुद ही कोई वैल्यू लगा लेता हूं, इसको कर लेता हूं 500 kg और इसको कर लेता हूं ₹10। आल्दो कि हमें इन फिगर्स की जरूरत नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन समझाने की आसानी के लिए मैंने इसकी सपोर्ट ली है। ये 3,000 रुपए ऐसे बना होगा कि डिपार्टमेंट ए में, ये ए है और वो बी है, ये बजट ऐसे बना होगा कि इतने किलो हम यूज करेंगे 10 रुपए किलो वाला, और बी में इतने किलो यूज करेंगे 10 रुपए वाला। लेकिन अब हमें रियलाइज हो रहा है कि रेट ठीक नहीं है, एक तो 10% दोनों के लिए बढ़ा लें, यानी इधर भी 1.1 कर लें और इधर भी 1.1 कर लें। बाकी इसकी क्वांटिटी ठीक है,
इसकी ठीक नहीं है, इसको 20% बढ़ा लें इंटू 1. ये 10% बढ़ाना 20% बढ़ाना, ये हमने ये किया हुआ है काम 1.1 और 1.2. तो अगर ये दोनों काम हम इस 5000 के साथ ही कर लें तो भी ठीक है कि नहीं, और इसी तरह ये दोनों ये काम 3000 के साथ कर लें तो ठीक है. तो इसलिए हम अब जब ठीक करेंगे बजट, डिपार्टमेंट बी का सही ये हो जाएगा और ए का सही ये हो जाएगा. हाँ जी, अगर मैं इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लूं, इन्हीं को, तो इसका आंसर क्या बन रहा है 600 किलो और इसका 11 रुपए. क्या आंसर आया 6. ठीक है. और अगर ऐसा करें, यही आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है कि ये 5000 है, वो तो सारे मल्टीप्लाई रहे ना, ये चीज 5000 है और इंटू 1.2 इंटू 1.1, इसलिए सेम आंसर आ गया. कुछ बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि 20% भी बढ़ाना है, 10% भी बढ़ाना है, तो चलो 30% बढ़ा देते हैं. 5000 इंटू 1.3, तो सेम तो नहीं आ रहा ना, तो ये गलत है, क्योंकि ये 20% बढ़ेगा और इस सब पे फिर 10% बढ़ा हुआ रेट लगेगा. तो ऐसे करना गलत है. क्वांटिटी का इंक्रीज अलग लें, प्राइस का इंक्रीज अलग लें, फिर सही आंसर बनेगा. इनमें बीच में की प्लस है या मल्टीप्लाई सारे, तो फिर ये 20 और 10 प्लस होके 30 कैसे कर सकते हैं? जब बीच में कहीं प्लस ही नहीं है तो ये कैसे प्लस हो सकता है? ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी चेंज भी और ये प्राइस चेंज भी. ये इनडायरेक्ट मटेरियल वाला पॉइंट है. तो अब सही सवाल का बजट क्या हो जाएगा? इस 3000 की जगह 3300 आ जाएगा और इसकी जगह 6600 आ जाएगा. ये सही बजट होगा. ये पहले ही गिवन है, ये ठीक है, ये गलत था, इसको ठीक कर लिया. फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा है कि आप इसको 10% पे, ये कैलकुलेटेड है, इसको 12 पे ले जाएं. डेप्रिसिएशन रेट 10% पे अभी है, इसको 12 कर लें, तो 2% बढ़ा लें. तो मैं इस 10,000 को 2% बढ़ा लूं, ये डेप्रिसिएशन है, इसको कॉस्ट पे ले जाएं, ये 10% है. देखिए ये 10% है, तो कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख, उसका 12% कर लें. या वैसे भी अगर आप डिजिट भी देखेंगे ना, ये 10 है, ये 10 है, इसको 12 कर लें. हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये 10% 20% बढ़ रहा है. अच्छा, इसी तरह से ये अगर ये 10% है तो कॉस्ट कितनी थी 2 लाख, उस 2 लाख का 12% ले लें, तो ये डेप्रिसिएशन भी सही आ गई. वो गलत थी, ये सही हो गई. फिर इसके अलावा फ्यूल के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो सही है. इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये सही है. लेबर वो कह रहे हैं 15% बढ़ा लें, तो इसको 15% बढ़ा लें, ये बढ़ा दिया. और जी, और इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो ये सही है. तो जो सवाल में बजट गिवन था वो गलत था, उसको सही बनाया. और अब ये नॉर्मल ओवरहेड वाला सवाल है, ये था जी सवाल के अंदर. अच्छा, इसमें हाँ, पावर को बांटना था इस रेशो में, रेशो पावर कंजम्पशन. फिर इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तो ऑलरेडी गिवन था. फ्यूल गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन थी. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसकी थी? मशीनरी की. एसेट्स की इंश्योरेंस बांटा करते हैं उनकी वैल्यू की रेशो में. तो ये जो डेप्रिसिएशन है, यहां से निकाल लेना कॉस्ट, 1 लाख और 2 लाख, तो बस उसकी रेशो में बांट लिया. ये इस तरह से इंश्योरेंस बांट ली. और ये पहले भी बता चुका, इनडायरेक्ट लेबर चूंकि लेबर को सपोर्ट कर रही होती है, इसलिए इनकी रेशो में बांट दिया.
और बिल्डिंग का खर्चा फ्लोर एरिया। क्या गलत किया हुआ? वो फिर आप टीए को बताइएगा कि गलत किया हुआ। अच्छा, टीए को बताने से एक बात याद आ गई। हाँ जी, ये डिस्कशन टेस्ट की डिस्कशन डन। लाइट कर दे ऑन। अच्छा, ये जिंदगी के लिए एक नसीहत ही कर रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जब आप इधर रिसेप्शन पे एडमिशन के टाइम पे या कैशियर के साथ पैसे जमा कराते हुए या किसी दुकानदार से सौदा खरीदते बेचते हुए जब किसी बात पे थोड़ी सी भी तल्ख कलामी होती होगी, ऐसी बस थोड़ा सा आपने गुस्सा कर लिया, आपको वो गुस्सा गलत इसलिए नहीं लग रहा होता क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आप हक पे हैं। अब ऐसा पता नहीं आपके साथ कभी हुआ हो या ना हुआ हो, शायद इस चीज को मैं कह रहा हूं इमेजिन करके देखिए, शायद आप इमेजिन कर पाए। आप जिससे लड़ रहे हैं, काउंटर पे बैठा हुआ कैशियर भी हो सकता है, इधर रिसेप्शन पे बैठे हुए एडमिशन के लोग हो सकते हैं, सबसे बात कर रहा हूं, सब लोगों से, ऐनक वाले भी बगैर ऐनक वाले, सबसे बात हो रही है। चाहे वो किसी शॉप पे गार्ड हो, चाहे आप बाहर गार्ड से या आई कैप हाउस में जाते हुए, कोई भी जिनसे भी आप लड़ रहे हैं, और आप लड़ते हुए ज्यादा गौर कर नहीं रहे कि वो उम्र में आपसे कितने बड़े हैं, आप इस पर गौर नहीं कर रहे, आप इस पर गौर नहीं कर रहे कि जिससे बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, सब छोड़ो, आप ये गौर नहीं कर रहे कि वो एक इंसान है। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको इमेजिन अगर कोई कर सके, अगर कोई करना चाहे तो, आप जिस से लड़ाई कर रहे हैं, आप हक पे हैं, आपको लग रहा है हक पे हैं, और आप थोड़ा सा गुस्से में बात कर रहे हैं, या आपके अंदर चूंकि गुस्सा था, आपको बुरी लगी हुई थी बात, और आपके लहजे में नफरत मौजूद थी, तो ये इस नफरत का इजहार आपके लहजे में हो गया। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी जगह कोई और है, आप नहीं है, कोई और है, और वो जिस शख्स से लड़ रहा है वो शख्स आपके वालिद हैं। इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए, या शायद कभी किसी के साथ हुआ भी हो, आपको उस कस्टमर का लड़ना बुरा लगेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बुरा लगेगा। अच्छा, वो तो हक पे है, फिर बुरा क्यों लगा है? क्योंकि अब आपने ये नोट किया कि वो आपके वालिद से किस लहजे में बात कर रहा है। हक पे होने का मतलब ये तो नहीं कि तजलील करना शुरू कर दें। और हम अपने सब, हम इंक्लूडिंग, मैं आप ही को नहीं कह रहा होता, हम सब माशरे का हिस्सा हैं, हम जब हक पे होते हुए झगड़ा कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी ज्यादती कर रहे होते हैं, हम अगले बंदे की तजलील कर रहे होते हैं। तजलील, क्योंकि गाली से कम तो बात होती नहीं है, और जितनी गंदी गाली इसका मतलब उतना ही जो है ना वो जानदार जोरदार हूं। जितनी गंदी गाली दूंगा इसका मतलब मैं उतनी ताकत रखता हूं। जितनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जितनी ऊंची आवाज में बात करूंगा, इसका मतलब मेरी ताकत का ही इजहार हो रहा है। तो हक पे होते हुए हम झगड़ा कर रहे हैं और ये समझ नहीं रहे कि हम अपनी तरफ से हक पे हैं, लेकिन हम अब जालिम बन रहे हैं, हम अपनी तरफ से जालिम बन रहे हैं। ये जो शरई सजाएं हैं ना, जैसे किसास है, किसास क्या होती है? सजा, खून के बदले खून है। ये किसने इंप्लीमेंट करना होता है? ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये हर इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह से जैसे वो आंख के बदले आंख और ये सब, ये किसने इंप्लीमेंट करना है? ये स्टेट ने करना है, ये आम इंडिविजुअल नहीं करेगा। क्योंकि अगर आम इंडिविजुअल करेगा तो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि वो बदला लेते लेते जुल्म कर जाएगा। जैसे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर कबायली इलाकों में, देही इलाकों में जहाँ खानदानी दुश्मनियाँ चलती हैं, एक बंदा हमारा मारा, हम उसके 2-3 मारेंगे, हमें लग रहा होगा हमने सही किया है, जुल्म कर दिया, अब वो फिर हमारे खानदान के बंदे मारेगा। ये ऐसी बढ़ती हैं बातें। तो इसलिए ये जो बदला लेने वाली बात है, बदला, ये शरीयत के जरिए है, स्टेट के जरिए, हर इंडिविजुअल के लिए नहीं है। क्योंकि होता यह है कि बदला लेने वाले के जज्बात शामिल हो जाते हैं और फिर वो उन जज्बात में आके जुल्म कर रहा होता है। अब ये सारी बातें जो आपको मैं ला रहा हूं कि बेटे, आप जब भी कहीं भी किसी भी तरह किसी भी जगह पर कुछ शिकायत करने जाएं तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आपकी जेन्युइन बात और आपकी बदतमीजी में फ़र्क होना चाहिए। आपको अगर टीए ने मार्किंग में कोई लग रहा है गलत बात की है तो आप बड़े महज़ब तरीके से जाके, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करेंगे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने घर की औकात दिखा रहे होंगे, आप अपने खानदान की औकात दिखा रहे होंगे। ये बात, और ये जो खानदान की वैल्यूज़ हैं, ये लड़ाई पे ही पता चलती हैं, ये वहीं पता चलती हैं। जब आपको किसी घर की औरतें गंदी गंदी गालियां देती नजर आएंगी ना, होता है ऐसा,
ऐसी ऐसी गालियाँ देती हैं, मैंने भी नहीं सुनी होती, जो बाद में लड़ाइयों में औरतों को गालियाँ सुनते हैं, ऐसी ऐसी वोकैबुलरी होती है उनकी। ये सब लड़ाई में शामिल नजर आता है ना। तो आप जब कभी कहीं झगड़े में हक पे होते हुए अपनी बात करने जाएं तो अपना लहजा बदतमीजी वाला रखेंगे ना, तो आप जालिमों में काउंट होने लग जाएंगे। चलो ये तो मैंने को बहुत ही परफेक्ट मुआशरे की बात कर ली, इसको बिल्कुल आपसे रिलेट करता हूं। जब आप टीए से बात करने जाएं तो ये बात जहन में रखिएगा कि वो आपके अब्बा जी का गुलाम नहीं है, क्योंकि गुलाम अब होते ही नहीं है, ये पुराना। और गुलाम का कॉन्सेप्ट ये होता था कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो मर्जी जैसे मर्जी करे। दूसरी बात, वो आप ही की तरह का एक जवान है, और आपको जब किसी से लड़ाई में ज्यादा गुस्सा आएगा तो आपको गुस्सा आएगा कि ओखा क्यों बोला मेरे नाल, आपको इस बात का ज्यादा गुस्सा आएगा। ये बात की बात है कि आप गलत थे कि नहीं थे। तो बेटे जब आप जाके कभी टीए से कोई बात करें ना, तो और ये जनरली होता है ऐसा, और ये मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, ये मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूं। जब टीए रूम में जाके टीए से बात करते हैं तो इतनी तजलील अमाइज अंदाज में बात करते हैं, इतनी तजलील कि वो जो अपना जेन्युइन केस लेके गए होते हैं जालिम बन के कमरे से बाहर निकलते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि एक मुसलमान की इज्जत, मैं जस्ट एक मुसलमान की इज्जत की बात कर रहा हूं, खाने काबा की इज्जत से ज्यादा है अल्लाह की नजर में। एक मुसलमान की इज्जत खाने काबा की इज्जत से ज्यादा। ये तो हम लोग वैल्यू देते हैं ना अल्लाह के घर को, अल्लाह की नजर में एक मुसलमान की इज्जत खाने काबा की इज्जत से ज्यादा है। अब आप और मैं, हम सब इस पर जरूर सोचें कि हम जब अपनी तरफ से हक बात करने जा रहे होते हैं तो हम अगले की इतनी तजलील करके आ रहे होते हैं, इतनी तजलील करके आ रहे होते हैं कि तस्कीन तो हम अपनी कर चुके होते हैं, फिर वो हक वहीं का वहीं रह गया होता है, हम जालिम बन के निकल रहे होते हैं। और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए, पता नहीं शायद इस क्लास में हदीस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ देगा उसको जन्नत के कॉर्नर्स में घर की जमानत है। जो हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ देगा। तो आप लोग जब जाते हैं ना टीए के पास, तो बेटे जरा तमीज से बात किया करें, क्योंकि वो भी आप ही की तरह का इंसान है। और ठीक है, उसको रस्सियों में जकड़ा हुआ है क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है, इवन देन वो आप ही की तरह का है। तो एक तो खराबी इसमें यह बनेगी कि जब आप तजलील से बात करेंगे तो उस पर कंट्रोल नहीं है इदारे का, वो भी आप पे उसी तरह से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है। बल्कि वो बहुत पुरानी बात है, पैक में मतलब होता था, ये था मेरा एक वो बलोच था गालिबन, और जिस बच्चे के साथ उसका कोई झगड़ा होता वो पठान था। अब जो उनकी बहस थी वो एक कौम का रंग लेके, तू पठान है तो मैं बलोच हूं, यानी वो इस रंग पे बात चली गई थी। तो इसलिए आप लोग ना जब टीए से बात किया करें जाके तो तमीज से बात किया करें, क्योंकि आपके बात करने के अंदाज में आप सब अपने माँ बाप की जो भी तरबियत है ना सब दिखा रहे होते हैं, सब बता रहे होते हैं कि क्योंकि अगर आप बदतमीजी से गंदे तरीके से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपनी वालदा को भी ऐसे ही करते देखा है और अपने अब्बू को भी ऐसे ही करते देखा है, और शायद घर में बाप को माँ के साथ ही ऐसे बात करते हुए देखा है, क्योंकि वहीं से आपने सीखा है। तो इसलिए आप ये अपने घर के हालात ना एक्सपोज ना किया करें। और टीए से जब आप जाके बात करें तो बेशक आप हक बात लेने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत से बात कर लेंगे तो आपकी बात रद्द नहीं हो जाएगी। इदारा है, आप टीए, अगर आपको मार्केट में कोई मसला है आप टीए डिपार्टमेंट में जाइए, उनकी वहाँ पर एक इस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं खातून, आप उनसे बात करिए। अगर और कोई मसला है आप मुझे बता दीजिए, लेकिन बदतमीजी से जाके बहुत ही जिल्लत आमेज तरीके में टीए से बात करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और आप अपनी तरफ से गए हक पे थे, लेकिन आप जालिम बन के निकले बार। जी बिल्कुल, मुझे पहले शिकायत टीए की मिली और टीए की बदतमीजी की शिकायत मिली, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मामला उलट था। तो इसलिए ना ये नसीहत मुझे ज़रूरी लगी करनी। जी यार, आपने तो पिछले सवाल का जवाब भी मैं अभी पूरा दे नहीं सका, पूछें। वही कह रहा हूँ ना कि आपके तो पिछले सवाल का जवाब पूरा नहीं दिया गया मुझसे। बोले खैर आप। जी जी, मुझे आपके सवाल से अंदाजा हो गया कि आप कैसे बात करते होंगे जाके। हाँ जी, हमारे सामने कोई बड़ा अफसर आया, उसने आगे उससे बदतमीजी की, हमारे सामने उसका काम हो गया, तब कोई बंदा आएगा तो ये कहेगा अगर इसके साथ इस लहजे में बात की जाए तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सही है। आपका ये जो सवाल है ना, ये है आपके पिछले सवाल से ही कनेक्टेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए आगे चलिए, सवाल लिखें, सवाल लिखें।
हाँ जी, आपको मेथड का एक सवाल लिखिए। सवाल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ, जो मर्जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। पहले हेडिंग ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की दें। कल जो क्लास में मैंने करवाया था वो पूरा कर दिया था ना, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वगैरह तक। अच्छा जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की बात करने लगा हूँ। 4000 यूनिट्स हैं, 4000 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखिए 70% विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल और 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 70% विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल और 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और इनकी कॉस्ट, मटीरियल 50,000, 50,000 रुपये, और कन्वर्जन 75,000। 50,000 मटीरियल और 75,000 कन्वर्जन। बस ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की हो गई पूरी चीज़ें। उसके बाद करंट मंथ डेटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फोर 20,000, 4,20,000, और कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 8,08,000। चलें, खर्चे यही हैं। उसके बाद लिखिए इनपुट है, कन्वर्जन बता दी ना, खर्चे यही थे। इनपुट 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स। और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए, ये क्लोजिंग के साथ 80% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 75% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। मटेरियल के एतबार से 80% का है और कन्वर्जन के एतबार से 75% का है। वेटेड एवरेज मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो होता है। और आपसे अभी रिक्वायर्ड है, हाँ जी, आपसे अभी रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी तीनों करना तो तीनों ही पड़ेंगे ना। चलें करें। करना तो तीनों ही काम पड़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए पहले ईपी बनानी पड़ेगी। तो करना तीनों ही काम है, करिए।
तो मैंने क्या जवाब दिया था उसका? और मैं कब बताऊंगा? मैंने कहा था कल बताऊंगा। हाँ, तो अभी चल रहा है, अभी क्लास चल रही, बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने मजीद को सीटी नहीं बजानी है, सवाल शुरू कर सकते हैं आप। सवा 3। सवाल नहीं कर रहे आप? नहीं कर रहे।
हाँ जी, नहीं 5 मिनट नहीं, जल्दी करेंगे। ठीक है जी, डन। हाँ जी, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? 26,500। ये कैसे निकले? पहले थे 4,000, 25 और आए, 25 अभी भी इन प्रोसेस हैं, तो बाकी फिर बन गए। ये हर लिहाज से मुकम्मल है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 2500। ये मटेरियल के एतबार से 80% कंप्लीट है और कन्वर्जन के एतबार से 75। 2187 28,500 2837। कॉस्ट पर यूनिट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 और 75,000 और करंट पीरियड 420,000। और इनको डिवाइड कर लेंगे हम 28,500 से और 0.8। हाँ जी, यहाँ तक जो कर रहे थे, क्योंकि मुझे सब करते नजर नहीं आ रहे थे, जो कर रहे थे यहाँ तक सबका सही? सब सारे? नहीं, क्या गलती है, क्या पता चला, क्या एक 0 रह गया? चलो ये तो बोंगी होगी ना। वैसे इसके अलावा है किधर है, कौन है, कहाँ है? नहीं क्या राउंड ऑफ कर दिया? ना कर, 2 डेसिमल तक रहें, 2 डेसिमल तक चलें। और कोई बड़ी गलती? बस ठीक है जी, जबरदस्त। यहाँ तक प्रोसेस कॉस्टिंग आसान है। अच्छा, मैं
है जी, क्या हो गया? ये अभी आज वाले सवाल में ये मैंने ईपी और कॉस्ट पर यूनिट बना दिया, और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में आएगा 26,500 इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है ठीक है। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आएगा मटेरियल के सामने 2,000 इंटू दिस और कन्वर्जन के सामने दिस इंटू दिस, ठीक है। चलो जबरदस्त। कल वाला डाटा भी मैं यहाँ सामने ला रहा हूँ। कल जो सवाल क्लास में किया था ना, उसका डाटा भी मुझे बताइए। आपके पास तो वो लिखा होगा, मुझे यहाँ दोबारा बता दें। नहीं सवाल नहीं, ये ईपी और ये, एक मिनट। हाँ जी, कंप्लीटेड यूनिट्स 20,600, ये हर लिहाज से मुकम्मल थे 20,600 और 20,600, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,400, मटेरियल के एतबार से पूरे 2,400 और 23,000 और कॉस्ट पर यूनिट में ये किया था कि मटेरियल और कन्वर्जन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 60,000 और 72,000, और करंट पीरियड थी 540, 90,000, 6,762,000, और डिनोमिनेटर था 23, 22,400, और कॉस्ट थी 0.0934.02। ठीक है। ये कल वाला डाटा मैंने ऐसे ही बस दोबारा लिखा। अच्छा, ये बात ही कब आएगी कि वेटेड एवरेज मेथड है या फाइफो मेथड है? जब सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। और अभी आपको मैंने वेटेड एवरेज मेथड बताया है, और ये दो सवाल आपके सामने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ऐसे करना। अब एक बात बताने लगा हूं नॉलेज के लिए, जिनको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए करना तो ऐसे ही। उस बात को समझाने से पहले एक सुनहरी असूल याद रखिएगा। उससे पहले एक मिसाल देता हूँ। कॉलेज आपको कभी जो फोटोकॉपीज में कभी कुछ मिल ही जाता है, कुछ सोल्यूशन बांट दिया और कॉस्ट में बांटता रहूंगा। अगर ये देखना हो कि इस सेक्शन के पर स्टूडेंट के कॉपी का खर्चा कितना हुआ, अगर ये देखना हो तो सारे कॉलेज की फोटोकॉपी का खर्चा डिवाइडेड बाय ये 100 लोग। क्यों नहीं? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट्स का पर स्टूडेंट खर्चा, तो न्यूमरेटर में खर्चा भी कौन सा लेना चाहिए? इस क्लास पे हुआ। क्योंकि जब हम किसी चीज का पर यूनिट जानना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में वो चीज आएगी, वो खर्चा आएगा जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए यूनिट्स पे हुआ है। ये बात मेरी फिर से सुनिए। जब हम किसी भी चीज का पर यूनिट जानना चाह रहे हैं तो ऊपर वो चीज आएगी, जो खर्चा आएगा जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए यूनिट्स पे हुआ है। सारे कॉलेज का खर्चा डिवाइडेड बाय ये 100 लोग नहीं होना चाहिए, इन्हीं 100 लोगों पे हुआ खर्चा डिवाइडेड बाय ये 100 लोग होना चाहिए। जो भी बात बताने लगा हूं ये नॉलेज के लिए है, कमजोर दिल लोग टेंशन नहीं लेनी। इससे शुरू करता हूं। इससे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स कितने थे? 3,000। ये 60,000 रुपए उन 3,000 यूनिट्स पे आया हुआ खर्चा है पूरा, या और आना था अभी? मटेरियल ये पूरा था। ये कल वाले सवाल की बात कर रहा हूं, आज नहीं, कल वाला कर रहा हूं पहले। इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल पूरा लग चुका था ना, और लगना था, अभी लग चुका था। इस साल में इनपुट कितने हुए हैं? 20,000। उनमें से बन गए कितने? सही कहा मैंने? 3,000 ओपनिंग थे, इनपुट 20 था, और ये 3 बन गए। इनमें से 17,600 बन गए और 2,400 क्लोजिंग रह गए। ऐसे ही है। तो ही ये 20,600 बने थे।
ये 3000 बन गए, इनमें से इतने मुकम्मल बन गए और बाकी क्लोजिंग रह गए। यहां तक अब मैं इन 17600 की बात कर रहा हूं, नहीं सॉरी, अभी मैं 3000 की बात चला रहा हूं। ओपनिंग 3000 यूनिट्स पे, कैमरामैन जरा ध्यान से साथ साथ चलना है। 3000 जो ओपनिंग थे, इन पे पिछले महीने तक ये मटेरियल कॉस्ट लग चुकी थी। पूरी थी या इन पे और लगनी थी? पूरी थी। ये उन 3000 पे पूरी लग चुकी थी और आना था अभी कितना? ये कितना लगा हुआ था? ये इस वक्त जितनी बातें कर रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इन 3000 यूनिट्स पे ये 70% खर्चा आ चुका था। इस महीने ये मुकम्मल हो गए तो बाकी 30% खर्चा और आया होगा। वो किधर है? वो इसके अंदर शामिल है। कैसे शामिल है? ये 3000 पिछले महीने मशीन के अंदर थे, इस महीने मुकम्मल होकर बाहर चले गए, तो इस महीने और खर्चा नहीं आया होगा। तो वो कहां है? वो 690 में है, क्योंकि 690 क्या है? जो इस महीने में कन्वर्जन कॉस्ट आई। तो इन पे कुछ खर्चा ये है, कुछ ये है। 3000 वाली बात। अब मैं बात कर रहा हूं इन 17600 की। ये 17600 क्या है? जो आए और कंप्लीट हो गए। इन 17600 की जितनी भी मटेरियल कॉस्ट लगनी थी वो सब इसमें लग चुकी है या अभी और लगनी है? लग चुकी है। इन 17600 पे जितनी कन्वर्जन लगनी थी वो लग चुकी है या और लगनी है? कहां है वो 690 के अंदर शामिल है। सत्रह छह सौ ये 100% वाली बात। ओके, अब मैं बात करता हूं इन 2400 की। क्या है 2400? क्लोजिंग। ये जो 2400 है, इस पे जो मटेरियल कॉस्ट लगी वो इसके अंदर है। पूरी लग चुकी है या और लगनी है? पूरी लग चुकी है। अच्छा, ये सारी बात नॉलेज के लिए क्यों बता रहा हूं? एक तो इसलिए कि मैंने इसी से FIFO डराइव करके देना है, और दूसरा बस वैसे ही मजे के लिए। और ये जो 2400 क्लोजिंग है, इन पे कन्वर्जन भी लगी है कुछ। वो कहां है? वो इसमें शामिल है। पूरी लग चुकी है। कितनी? मैंने अभी एक बात बोली थी कि जब हमने कुछ पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो न्यूमरेटर में वो खर्चा आएगा जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए यूनिट्स पे लगा है। इस कॉस्ट पर यूनिट का 6 लाख रुपए हमने न्यूमरेटर रखा। ये 6 लाख में ये 60 और 540 दोनों शामिल हो गए। यानी इस 6 लाख में इन 3000 का भी मुकम्मल खर्चा शामिल हो गया और 17600 का भी मुकम्मल खर्चा शामिल हो गया। कितना? 20600 का मुकम्मल खर्चा शामिल हो गया। 20600 और 2400 का भी मुकम्मल, ये भी मिलाने साथ कितना? 20। ये वो 23 है। ये बात दोबारा, ये खर्चा इन पे आया है, ये खर्चा इन दोनों पे आया और मुकम्मल आ चुका है। तो इस 6 लाख के डिनोमिनेटर में ये मुकम्मल आने चाहिए। 3 + 17600 + 2400 है 23। इन 3 पे ये खर्चा और बाकी का इधर। जब हमने इन दोनों को मिला लिया तो इन 3 का मुकम्मल खर्चा आ गया या और आना है अभी? इन 17600 का भी, इन दोनों का मुकम्मल, लेकिन इसका तो फिर इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों मुकम्मल आने चाहिए। ये आ रहे हैं और इसका ये आ रहा है। ये इस तरह से 22400 बना है। यानी जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में वो और उतने आने चाहिए जिन पे वो खर्च हुआ है। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने कल सवाल पूछा और कोई सोच भी रहा होगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे तो सारा का सारा नहीं इस महीने काम हुआ, या हुआ है? कुछ पिछले महीने हुआ था। फिर हमने ओपनिंग के लिए कुछ अलग से क्यों नहीं किया? क्योंकि उन पे जितना खर्चा हुआ था वो भी हमने कर लिया साथ एंड, वो भी साथ मिला लिया। फार्मूले के लिए ओपनिंग पे पहले हुआ खर्चा भी और नया खर्चा भी मिला लिया है साथ, इसलिए डिनोमिनेटर में 20600 आ रहा है।
ये बात नहीं समझ आई, आगे इसी पैटर्न पे ये वाला सवाल देखें। इस सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने थे? अच्छा, ये अगर किसी ने ये कहानी नोट करनी हो तो इसकी पिक्चर ले ले, फिर देख ले घर में जाके क्या कितना लिखना है। कर लिया है तो कर लिया है, लो यार लो ऐसे। जल्दी जल्दी बात पूरी भी करनी है मैंने। इस मिसाल में कितना ओपनिंग था? 4000। ये तो आउट हुआ ही है। इनपुट कितने थे? 25,000। इनमें से कितने बचे रह गए? तो बाकी 22। तो इस तरह से ये 26,500 बना। ओपनिंग 4000 पे कुछ मटेरियल यहां आ चुका था, कितना? बाकी इधर आया होगा। इन 4000 पे कुछ कन्वर्जन यहां आ चुकी थी, बाकी यहां आई होगी। जो आए और बन भी गए, इन पे सारा का सारा मटेरियल ये है और इन पे सारी की सारी कन्वर्जन ये है। क्लोजिंग 2500, इन पे मटेरियल 80 लगा हुआ है और इन पे कन्वर्जन। इन 4000 पे कुछ ये है कुछ ये है। जब दोनों को ऐड कर लिया तो 4000 पे लगने वाला मुकम्मल खर्चा आ गया, इन 22,500 पे मुकम्मल खर्चा आ गया। तो इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों तो पूरे पूरे होने चाहिए। इन 4 पे लगने वाला थोड़ा खर्चा ये थोड़ा खर्चा ये, इसमें पूरा हो गया, इस पे पूरा है, तो इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों पूरे पूरे आने चाहिए। इस पे ये पूरा खर्चा नहीं लगा, तो इसके डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स भी 80%। कितने? ये इस पे पूरा नहीं लगा, 75% लगा है, तो डिनोमिनेटर में यूनिट्स भी कि जो न्यूमरेटर में लिखा है उसके डिनोमिनेटर में वो और उतने आने चाहिए जिन पे वो खर्च हो रहा है। ये वेटेड एवरेज मेथड है। अब अगली हेडिंग दीजिए आप, फाइफो मेथड। उसकी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन मैं कल खुद कराऊंगा। आप चले यहां से कल फाइफो कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।